हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डैनलो। इन टुडे लेक्चर सीरीज वी आर गोइंग टू डिस्कस ब्रंटलैंड रिपोर्ट। इंटरनेशनल इवेंट्स में आज का टॉपिक है यही। और ब्रंटलैंड रिपोर्ट यानी कि WCED मींस वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट। इफ़ यू हैवेंट सब्सक्राइब माई चैनल देन प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए चैनल को जल्दी से जल्दी। ब्रंटलैंड रिपोर्ट WCED मींस वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, जो कि प्रिसाइड किसके द्वारा किया गया था? ग्रो हर्लेम ब्रंटलैंड। रिमेंबर, ग्रो हर्लेम ब्रंटलैंड। रिमेंबर, इनके द्वारा ये किया गया था, प्रिसाइडिंग इनके अध्यक्षता में हुआ था। एंड ब्रंटलैंड द यूगोस्लावियन प्राइम मिनिस्टर हु हेडेड द वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट। ओके, वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट जो यूगोस्लावियन प्राइम मिनिस्टर थे उनके द्वारा हेड किया गया था एंड बॉट इनटू द टर्म्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। देखिए, ब्रंटलैंड रिपोर्ट जो था वो WCED यानी कि वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, ये बेसिकली सस्टेनेबल डेवलपमेंट को लेकर किया गया था। सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो ये लेक्चर आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, उसका लिंक वो मैंने करवा रखा है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है और इसके बारे में काफ़ी एग्जाम्पल, मैंने काफ़ी बड़ा लेक्चर लिया है उसको लेकर। ओके, द रिपोर्ट हैज़ बीन गिवन अ वेरी कंप्रहेंसिव डेफिनेशन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन द फॉलोइंग वर्ड्स। जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट यहाँ पे बताया गया है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज डेवलपमेंट दैट मीट्स द नीड्स ऑफ द प्रेजेंट विदाउट कंप्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ द फ्यूचर जनरेशन टू मीट देयर ऑन नीड्स। यानी कि कुछ ऐसा डेवलपमेंट करना है जहाँ पे जो प्रेजेंट नीड है, जो प्रेजेंट नीड की ज़रूरत है उसको तो करना ही है, पर कंप्रोमाइज़ नहीं करना है एबिलिटी ऑफ द फ्यूचर जनरेशन की। फ्यूचर जनरेशन के साथ कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करना है। ओके, कि ऐसा मतलब डेवलपमेंट नहीं करना जहाँ पे फ्यूचर जनरेशन के लिए कुछ रहे ही नहीं। सो दिस रिपोर्ट बॉट अबाउट अ चेंज इन टू द इन्वायरमेंटल issues being handled. So it stated that environment and development have to be read together in order to have human development. Okay, so according to this report the environment development conflict is more apparent than real. ये पूरी तरह से स्पष्ट है, लाइक कि as poverty is the worst enemy of environment. Okay, because poverty like due to lack of education, और जो poverty है, जो प्रॉवर्टी और बिलो प्रॉवर्टी लाइन के जो लोग हैं सोसाइटी में, वो क्या कर रहे हैं? डिफॉरेस्टेशन बड़े पैमाने पे कर रहे हैं, जिससे कि एयर पॉल्यूशन हो रहा है, वाटर पॉल्यूशन हो रहा है ड्यू टू लैक ऑफ एजुकेशन। ओके, मीन्स एयर पॉल्यूशन इज अनदर वे इन विच प्रॉवर्टी कंट्रीब्यूट्स टू इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन। रिमेंबर, सो इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन इज ड्यू टू एयर पॉल्यूशन is another way, and thus the ways in which they use resources to help them survive are harmful to the resources around them. And air pollution is one of the major consequences of the poor production technique, because due to lack of education, poverty line people who lives in society, they adopt a very bad technique, okay, of production. एंड उसके बाद अगर बात करें कि अगर एक्सट्रीम पॉवर्टी जो हो रहा है वो ड्यू टू लैक ऑफ एजुकेशन, जो बर्थ एजुकेशन बेसिकली इन अ वेमेन, मैनी पुअर वेमेन लैक ऑफ द रिसोर्सेज नेसेसरी टू इंगेज इन बर्थ कंट्रोल एज ड्यू टू, जिसकी वजह से मतलब बर्थ कंट्रोल नहीं हो पा रहा है और पॉपुलेशन बढ़ते ही जा रहे हैं। ओके, सो द मोर द ग्लोबल पॉपुलेशन ग्रोज द मोर वेट इज प्लेस्ड ऑन द एनवायरनमेंट, उतना ही वजन, उतना ही बोझ वातावरण पे बढ़ेगा जितना ज़्यादा पॉपुलेशन ग्रोथ होगा। सो ये लैक ऑफ एजुकेशन है एंड इट्स एलिवेशन रिक्वायर्स ह्यूमन इंटरवेंशन विथ नेचुरल इकोसिस्टम ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ डेवलपमेंट। सो सेटल्ड एग्रीकल्चर was perhaps the massive intervention with the ecosystem, but the latter was not destroyed as a nature's regenerative power have been immense. So it is when the intervention is massive and threatens life support system both globally and locally, okay, then the problem arises. At the minimum, the sustainable development must not endanger the natural ecosystem. Okay, according to Brundtland report, the concept of sustainable development contains within it two key concepts. First one is like the concept of needs. First one is concept of needs, in particular the essential needs of the world's poor, to which overriding priority should be given. Okay, needs जो है, पहली जो concept of needs जो बताया गया है, in a particular the essential needs की बातें की गई है. So that essential needs of the world's poor,
to which overriding the priority should be given. Okay, and second one is the idea of limitations imposed by the state of technology, means idea of limitations imposed by the state of technology and social organization on the environment's ability to meet present and future needs. means like the idea of limitations के बारे में यहाँ पे बात किया गया है. like idea of limitation किस चीज़ को लेकर, means जो लिमिटेशन लगाया जाएगा, मीन्स जो स्टेट या फिर सोशल ऑर्गेनाइजेशन किस चीज़ पे, इन्वायरमेंट एबिलिटी को लेकर, मीन्स प्रेजेंट और फ्यूचर नीड्स को देखते हुए, मीन्स प्रेजेंट नीड्स को उतना ही करना है और फ्यूचर नीड्स के लिए भी बचा कर रखना है. मीन्स लिमिटेशन होना ज़रूरी है, क्योंकि मेनली जो फोकस था वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे था. ओके, सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे मेनली फोकस था. तो यहाँ पे नीड्स किस चीज़ के बारे में, कि नीड्स ऑफ प्रेजेंट, कि प्रेजेंट नीड्स क्या है और जो फ्यूचर का जो नीड्स है उसको भी लेकर चलना है. ओके, तो उस चीज़ पे लिमिटेशन इम्पोज करना है. और नीड्स जो है फर्स्ट प्रायोरिटी किस चीज़ को दिया जाएगा, नीड्स इन अ पार्टिकुलर द एसेंशियल नीड्स ऑफ द वर्ल्ड पुअर. ओके, thus the goals of economic and social development must be defined in terms of sustainability in all countries, developed or developing, irrespective. Okay, so the main goal of the economic and the social development जो हो रहा है वो sustainability पे होता है, क्योंकि because development should be in a sustainable manner without destroying the present as well as future generations. Okay, कि प्रेजेंट को भी नहीं डिस्ट्रॉय करना है. ऐसा नहीं है कि प्रेजेंट को डिस्ट्रॉय करना है तो फ्यूचर के लिए भी तो नहीं बचेगा. तो प्रेजेंट को इस्तेमाल उस तरीके से करना है ताकि फ्यूचर जनरेशन के लिए जो चीज़ अवेलेबिलिटी हो वो अच्छे तरीके से हो, ना कि एक ऐसा फ्यूचर जनरेशन को अवेलेबिलिटी दे जिसमें कि हर चीज़ डिस्ट्रॉय हो जाए. एज आई सेड इन प्रीवियस लेक्चर, लाइक जो यूरेनियम के बारे में मैंने बताया था, जैसे कि यूरेनियम का 95% हिस्सा वेस्ट जाता है. लाइक जितने भी थर्मल पावर प्लांट हैं या फिर न्यूक्लियर टेस्टिंग करते हैं जिसमें यूरेनियम का इस्तेमाल करते हैं, खास कर थर्मल पावर प्लांट जो होता है उसमें इलेक्ट्रिसिटी निकालने के लिए जो यूरेनियम को इस्तेमाल करते हैं, उसमें क्या होता है कि 5% जो यूरेनियम को इस्तेमाल करते हैं, बाकी 95% वो रिमेन हो जाता है, तो उसको डिस्पोज करते हैं. तो ये डिस्पोज इतना ज़्यादा ना बढ़ जाए ताकि फ्यूचर जनरेशन के लिए ये दिक्कत हो जाए. ओके, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट में ही ये आता है, क्योंकि हम ज़्यादा भी इसको डिस्पोज नहीं कर सकते कि जो आगे आने वाला जनरेशन है उसके लिए ख़तरा हो जाए. कि रेडियो एक्टिव मटेरियल्स इससे आते हैं, तो रेडियो एक्टिव जो मटेरियल्स हैं वो ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगा. अगर इसको डिस्पोज किए और मान लिया जाए किसी तरीके से ये बाहर आ जाए, तो रेडियो एक्टिव मटेरियल जो है वो कहीं ना कहीं बहुत तरह की बीमारियां पैदा करता है. लाइक कैंसर वगैरह भी इससे होता है, जैसे मैंने बताया था आपको पिछले लेक्चर में. सो मेन जो फोकस है सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे एंड मार्केट ओरिएंटेड और सेंट्रली प्लान्ड. सो द डेवलपमेंट इन्वॉल्व्स प्रोग्रेसिव ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सोसाइटी, इकोनॉमी एज वेल एज सोसाइटी. देखिए प्रोग्रेसिव ट्रांसफॉर्मेशन, जैसे सोसाइटी जिस तरीके से बढ़ रहा है तो इकोनॉमी भी उस तरीके से वो ग्रोथ हो रहा है, सबने बढ़ रहा है. तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट डज नॉट इम्प्लाइज absolute limits to growth, and it is not a new name of environmental protection. Okay, so it is a new concept of economic growth. It is a process of change in which economic and physical policies, देखिए ये किस किस चीज़ों पे चेंज होता है, लाइक इकोनॉमिक चेंज हो रहा है, फिजिकल पॉलिसीज चेंज हो रहा है. लाइक फिजिकल पॉलिसी इज़ द यूज ऑफ गवर्नमेंट रेवेन्यू कलेक्शन के लिए यूज़ होता है, लाइक एक्सपेंडिचर टू इन्फ्लुएंस कंट्रीज इकोनॉमी, कंट्री इकोनॉमी को इन्फ्लुएंस करने के लिए, बढ़ावा देने के लिए. तो फिजिकल पॉलिसी का यूज़ होता है गवर्नमेंट रेवेन्यू कलेक्शन में. ओके, एंड ट्रेड, फॉरेन पॉलिसीज़, एनर्जी, एग्रीकल्चरल, इंडस्ट्री पॉलिसीज़ ऑल एम टू इंड्यूस डेवलपमेंट पाथ्स दैट आर इकोनॉमिकली, सोशली और इकोलॉजिकली सस्टेनेबल. कि हर चीज़ जो होगा वो इंक्लूड होगा एक ऐसा पाथ जिसमें कि इकोनॉमिकली हो, सोशली हो या फिर इकोलॉजिकली हो, सस्टेनेबल मैनर में होना चाहिए. देखिए इकोनॉमिक ग्रोथ जितने बड़े तरीके से होगा, इकोनॉमिक ग्रोथ कब होगा, जब बड़े बड़े इंडस्ट्री लगेंगे. तो इंडस्ट्री सेटअप उस तरीके से किया जाए और उसका जो टर्म्स एंड कंडीशन भी हो ताकि वो इन्वायरमेंट को डिग्रेड ना करे. सस्टेनेबल डेवलपमेंट मीन्स जो रॉ मटेरियल्स है उसका इस्तेमाल उस तरीके से हो ताकि वो जो कमिंग फ्यूचर जनरेशन है उसके लिए रिमेन हो.
So the report emphasized that sustainable development cannot and will not be achieved in a world ridden by poverty. So it called for a new era of economic growth. So economic growth and development obviously involves change in physical ecosystem. In other words, the report emphasized the sustainable development means an integration of economics and ecology in decision making at all levels. बेसिकली सस्टेनेबल डेवलपमेंट यहाँ पे मैं नहीं समझा रहा हूँ. सस्टेनेबल डेवलपमेंट मेन फोकस है इस ब्रंटलैंड रिपोर्ट का. ये वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट का ये मेन फोकस ही था सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे, कि फ्यूचर जनरेशन के लिए, कमिंग जनरेशन के लिए, और ख़ास करके इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना है. तो इन्वायरमेंट प्रोटेक्ट होगा तभी तो कमिंग जनरेशन के लिए हम अच्छा अवेलेबिलिटी दे पाएंगे. तो बेसिक ये था. सो एज फार एज नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज लाइक फॉसिल फ्यूल्स एंड मिनरल्स आर कंसर्न, their use reduces the stock available for future generations, but this does not mean that such resources should not be used. The rate of depletion should take into account the critically of that resources. So the availability of technology for mining depletion and likelihood of substitutes being available. Sustainable development also requires that the adverse impacts on the quality of air, water and other natural resources elements, okay, are minimized so as to sustain the ecosystem overall integrity. Okay, thus in essence sustainable development is a process of change in which the exploitation of resources, the direction of investments, the orientation of technological and institutional change are all in harmony and enhance both current and फ्यूचर पोटेंशियल, मीट ह्यूमन नीड्स एंड एस्पिरेशन. बेसिकली हर चीज़ यही बात कर रहा है यहाँ पे कि नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज कुछ भी हो, लाइक फॉसिल फ्यूल्स है, मिनरल्स है, तो हर चीज़ को उस तरीके से इस्तेमाल करना है ताकि वो फ्यूचर जनरेशन के लिए बच सके. उसको उस तरीके से नहीं इस्तेमाल करना है ताकि वो मतलब आगे अवेलेबिलिटी उसका ना हो. लाइक जितने भी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहे हैं माइनिंग के लिए या फिर किसी चीज़ के लिए, तो हर चीज़ को सब्स्टिट्यूट करें. कि माइनिंग डिप्लेशन हो रहा है तो उसको भी सब्स्टिट्यूट किया जाए. कि हो सकता है, जैसे मैंने बताया था अभी यूरेनियम का एग्जांपल दिया था, कि देयर इज़ नॉट एनी वन वे टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी बाय द थर्मल पावर प्लांट से ही केवल इलेक्ट्रिसिटी को निकाला जाए. और यूरेनियम का ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो हमारे पास यूरेनियम जो वेस्ट मटेरियल है वो ज़्यादा होगा, न्यूक्लियर वेस्ट ज़्यादा होंगे, तो उससे क्या होगा, कमिंग फ्यूचर जनरेशन को खतरा होगा. क्योंकि वो वेस्ट से कहीं ना कहीं कभी ना कभी तो रेडिएशन निकल जाएगा. उसको कितने भी प्रोटेक्टिव मैनर में उसको रखे, प्रोटेक्ट करके रखे, कभी ना कभी तो वो निकल जाएगा. 100 साल बाद निकले, 200 साल बाद निकले, तो कहीं ना कहीं वो प्रोटेक्टिव तो है नहीं. आज नहीं तो कल तो उससे रेडियो एक्टिव निकलेगा और फिर वो कैंसर जैसा बीमारियां पैदा करेगा. ओके, तो उसको भी लेकर ये जो ब्रंटलैंड रिपोर्ट में इसको बताया गया था कि वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट जो ब्रंटलैंड रिपोर्ट था उसमें बेसिकली सस्टेनेबल डेवलपमेंट को ही लेकर बताया गया था ताकि फ्यूचर जनरेशन को इस तरीके का नुकसान ना हो. So according to the Brundtland report, critical objectives for environment and development policies that form the concept of sustainable development includes reviving growth, changing quality of growth, meeting essentials needs for jobs, food, energy, water and sanitation. So ensuring sustainable level of population, conserving and enhancing the resource base. So reorienting technology and managing risk, and merging environment and economic in decision making. Okay, so thus in its broadest sense, the strategy for sustainable development aims to promote harmony among human beings and between humanity and nature. Means इकोसिस्टम को बैलेंस करके चलोगे तो कहीं ना कहीं सही रहेगा कि इन्वायरमेंट और जो नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज है उसको प्रोटेक्ट करने हैं. ओके, सो सस्टेनेबल डेवलपमेंट कंटेन्स फॉलोइंग जनरल प्रिंसिपल्स, राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ फॉर इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन. सो जनरल प्रिंसिपल्स की अगर बात करें, जनरल प्रिंसिपल्स या राइट्स की, वो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन को लेकर है. यहाँ पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट कंटेन करता है ये चीज़ें. फर्स्ट वन इज़ फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स. वैसे तो मैंने सस्टेनेबल डेवलपमेंट को करवा रखा है, वो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल ही जाएगा आपको. So fundamental human rights, first one is
ऑल ह्यूमन बीइंग हैव द फंडामेंटल राइट टू एन एनवायरनमेंट एडुकेट फॉर देयर हेल्थ एज वेल बीइंग। ओके, कि वो अपने हेल्थ को मतलब प्रोटेक्ट कर पाए, ऐसा एक बेसिक फंडामेंटल जो ह्यूमन राइट है वो, कि उसको पर्याप्त वातावरण मिले, इन्वायरमेंट मिले जिसमें वो एग्जिस्ट कर पाए। ओके, सेकेंड वन इज इंटरजनरेशनल इक्विटी। ओके, स्टेट शैल कंजर्व एंड यूज द इन्वायरमेंट एंड नेचुरल रिसोर्सेज फॉर द बेनिफिट ऑफ प्रेजेंट एज वेल एज फ्यूचर जनरेशंस। मीन्स कि उसको जेनेटिक वायबिलिटी होना चाहिए, देयर शुड बी अ जेनेटिक वायबिलिटी लाइक पॉपुलेशन टू सर्वाइव एंड रिप्रोड्यूस, वो एग्जिस्टेंस होना चाहिए। ओके, conservation and sustainable use, state shall maintain ecosystems and ecological process essential for the functioning of the biosphere। ओके, कि जो बायोस्फीयर है जिसमें कि लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जितना लिविंग बीइंग है वो एग्जिस्ट करते हैं, मीन्स एक ऐसा रीजन, ऐसा सरफेस, ऐसा एटमॉस्फेयर जहाँ पे जो कि ऑक्यूपाई करता है लिविंग ऑर्गेनिज्म से। ओके, वो एग्जिस्टेंस में रहे। ओके, and shall preserve biological diversity and shall observe principle of optimum sustainable yield in the use of living natural resources and ecosystem, कि optimum use जितना हो सके उतना sustainable development का करना है। ओके, फोर्थ वन इज environmental standards and monitoring, कि environmental standards को बनाना है, कायम रखना है और उसको मॉनिटर करना है। मीन्स स्टेट शैल एस्टेब्लिश एडिक्वेट पर्याप्त environmental protection standards and monitor changes and publish relevant data on environmental equality and resource use। Okay, so fifth one is prior environmental assessment, states shall make or require prior environmental assessment of proposed activities which may significantly affect the environment or use the natural resources, prior notification, assess and due process, state shall inform in a timely manner all persons likely to be significantly affected by a planned activity and to grant them equal access and due process in administrative and judicial proceedings। Seventh one is sustainable development and assistance, means the state shall ensure that conservation is treated as an integral part of the planning and implementation of development activities and provide assistance to other states, especially to developing countries, in support of environmental protection and sustainable development। Okay, and eighth one is general obligation to cooperate, states shall cooperate in good faith with other states in implementing the preceding rights and obligation। So the following principles were incorporated in Rio Declaration of 1992। आगे जब रियो डिक्लेरेशन की बात करेंगे और एजेंडा 21, क्योटो प्रोटोकॉल, बहुत सारी अभी टॉपिक बची हुई हैं तो वो सारे डिस्कस करेंगे, उसमें मैं बताऊंगा आपको। सो बेसिकली जो वर्ल्ड कमीशन ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट की अगर बात हो, वर्ल्ड कमीशन ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट की बात हो, WCED। सो वर्ल्ड कमीशन ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट में केवल बात किया गया है सस्टेनेबल डेवलपमेंट को, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट मैंने करवा दिया पहले भी, इसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। So thanks for watching. This is Deepak Anandan signing off.